आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो ये शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर से। ईथर्स जिनको आईयूपीएसी सिस्टम में एल्कोक्सी एल्केन्स कहा जाता है। एल्कोक्सी एल्केन्स। सबसे पहले यदि हम सिमेट्रिकल ईथर्स की बात करें, यानी ऐसे ईथर्स जिनमें इथरल ग्रुप के दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, उस केस में इनका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को आप कंसीडर करें। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिथॉक्सी। सो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और वर्ड रूट है मीथेन। तो आईयूपीएसी नाम हो गया इसका मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन सिस्टम में इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए कॉमन सिस्टम में नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। एक और सिमेट्रिकल ईथर की यदि हम बात करें, सपोज ये इथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा इधर इथाइल के साथ ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, और वर्ड रूट क्या रहा, 2 कार्बन वाला एथ, नेचर ऑफ लिंकेज एन, तो नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। और कॉमन सिस्टम में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, सो नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। अब कुछ अनसिमेट्रिकल ईथर्स की बात करते हैं। सपोज वी हैव सच टाइप ऑफ द ईथर इन विच ऑक्सीजन, ईथर की जो ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। उस केस में जो हमारा एल्केन्स, जो आईयूपीएसी सिस्टम में जो हम नाम देंगे वो इस तरीके से होगा कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है दैट शुड रिटेन विद द ऑक्सीजन, नॉट द बिगर एल्काइल ग्रुप। यानी ये नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन एंड नॉट द इथॉक्सी मीथेन। कॉमन सिस्टम में हमेशा जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इथाइल का ई पहले आता है तो कॉमन सिस्टम में नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। कुछ और नाम लेते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स लेते हैं। सपोज वी हैव सच टाइप ऑफ द अनसिमेट्रिकल ईथर जिसमें एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप रिटेन विद द ऑक्सीजन, तो ये एल्कोक्सी पार्ट रहेगा। इस वर्ड रूट की हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, 1 पे मिथॉक्सी है तो नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी और वर्ड रूट हो गया प्रोपेन। और कॉमन सिस्टम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो करना है, मिथाइल और ये एन नॉर्मल प्रोपाइल, सो नाम हो गया मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। कुछ और नाम लेते हैं। सपोज वी हैव आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इस टाइप का ईथर है। उस केस में नंबरिंग यदि हम करें तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 एंड 3, ये वर्ड रूट हो गया। सेकंड कार्बन पर एल्कोक्सी है तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी एंड प्रोपेन। कॉमन सिस्टम में नाम क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। और हमें पता है कि मिथाइल एम पहले आता है तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर।
एक और टर्शियरी ईथर लेते हैं। सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ एन ईथर इन विच वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी इन नेचर। तो ये क्या है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। यदि हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो ये वर्ड रूट को नंबरिंग करने पर सेकंड कार्बन पर मिथाइल है और सेकंड पर ही मिथॉक्सी है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथॉक्सी एंड 2-मिथाइल, 2-मिथॉक्सी, 2-मिथाइल एंड प्रोपेन। कॉमन सिस्टम में क्या नाम हो जाएगा? एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ब्यूटाइल का बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसी तरह से हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, और दूसरी तरफ है मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से हम कुछ एक अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम दे सकते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं। सपोज हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम हमने देना है। ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इधर भी एल्कोक्सी यानी मिथाइल के साथ ऑक्सीजन, तो मिथॉक्सी, यहां पर भी मिथॉक्सी, लेकिन किस कार्बन पर है? वर्ड रूट इसका ये है, तो यहां पर यदि हम नंबरिंग करें वर्ड रूट को तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। 1 पे भी मिथॉक्सी है, 2 पे भी मिथॉक्सी है, इसलिए नाम हो जाएगा 1,2-डाइमिथॉक्सी इथेन। एरोमेटिक ईथर्स लेते हैं। सपोज हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड दिया गया है, यहां पर मिथाइल एक तरफ और एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो IUPAC सिस्टम में स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ रिटेन होगा, तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा, यानी मिथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन सिस्टम में मिथाइल और फिनाइल, अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। कॉमन सिस्टम में हम इसको एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से यदि इथॉक्सी ग्रुप बेंजीन पर लगा हुआ हो तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन सिस्टम में इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। यदि कुछ इस टाइप से हमें साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ हो जिसमें फर्स्ट कार्बन पे सपोज 2 मिथाइल ग्रुप और सेकंड कार्बन पर इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, देन IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2-इथॉक्सी 1,1-डाइमिथाइल and cyclohexane। Ethers can be prepared by various method, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है that is from alkyl halide, जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। इस रिएक्शन में जो सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं दे रिएक्ट्स विद द एल्काइल हैलाइड। जब इसको हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो एल्कोक्साइड आयन बीइंग ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, सो दैट यहां से हैलाइड आयन का रिलीज हो जाता है, एंड दस वी विल गेट ROR, that is symmetrical ether. Suppose we have sodium methoxide. When it reacts with the
मिथाइल क्लोराइड, जब आप हीट करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप, यहां से ये मिथॉक्सी ग्रुप इस एल्काइल कार्बन पर रिएक्ट करेगा, हैलाइड आयन रिलीज होगा। हैलाइड आयन सोडियम आयन के साथ सोडियम क्लोराइड, एंड साथ में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, ये थी सिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन की बात। यदि हम अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, इन दैट केस because this reaction is taken place according to the SN2 mechanism, that is why alkyl halide should be taken as primary, should be taken as smaller, so that स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर इजीली अटैक कर सके। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, सो उसके लिए हमें सोडियम इथॉक्साइड लेना होगा along with the मिथाइल क्लोराइड। यहां पर ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, दैट इज वाई जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है इस पर वो इजी होगा, क्योंकि यहां स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन इजी होगी, यानी यू विल गेट द इथाइल मिथाइल ईथर। But if we want to prepare the tertiary ether in a similar way, the sodium alkoxide should be taken as tertiary, not the alkyl halide should be taken as tertiary. For example, यदि हमें tertiary ether बनाना है तो हम सोडियम tertiary ब्यूटॉक्साइड लेंगे और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मिथाइल क्लोराइड पर, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंगली ये कैरी करती है रिएक्शन, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इजीली अटैक कर सकता है एंड वी विल गेट द टर्शियरी ईथर। बट what happen if the case is reversed? यदि हम उल्टा कर दें, कैसे कि जो एल्काइल हैलाइड है वो आपने टर्शियरी लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड should be taken as primary. In that case ये जो एल्कोक्साइड आयन है it will act as a strong base also, so the elimination will take place. That is why instead of ether alkene is formed, यानी eliminated product जो मिलेगा आपको वो alkene की फॉर्म में मिलेगा, ether नहीं मिलेगा। एंड सो इसको यदि हम कुछ इस टाइप से करके लिखें तो ये यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बनाया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिलीज हो जाता है, सो दैट वी विल गेट एन आइसोब्यूटाइलीन प्लस दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, सोडियम क्लोराइड एंड मीथेनॉल। विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंगली ही यदि हमें एरोमेटिक ईथर बनाना है, सपोज एनीसोल बनाना है, देन द सोडियम एल्कोक्साइड शुड बी टेकन एज एरोमेटिक, यानी यहां पर हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे जिसको हम मिथाइल क्लोराइड के साथ हीट करेंगे। यहां पर जो एल्कोक्साइड आयन है बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल
इट विल अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और यहां से हैलाइड आयन का रिलीज होगा, सो दैट वी विल गेट द एनिसोल। बट यदि हम हेलोएरीन्स लें और एल्कोक्साइड प्राइमरी लें, देन व्हाट हैपन्स, क्या हीट करने पर हमें एरोमेटिक ईथर मिलेगा? नहीं, बिकॉज वी नो दैट कि हेलोएरीन्स आर less reactive towards nucleophilic substitution reactions। क्यों? क्योंकि हेलोएरीन्स के केस में हमने पढ़ा है कि जब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दिस CH बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दैट इज वाई ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस टू सब्स्टिट्यूट द हैलाइड आयन फ्रॉम द रिंग। दैट इज वाई जो हेलोएरीन्स होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इस केस में यदि आप हेलोएरीन को प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब यहां पर आपको कोई ईथर नहीं मिलेगा। इसी तरह से ईथर्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड by treating it with the silver oxide. Suppose we have ethyl chloride, यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आप हीट करते हैं तो यहां से ध्यान रखने के लिए हम कुछ इस टाइप से सर्कल बना देते हैं। यहां से सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा और आपको मिलेगा डाई इथाइल ईथर। पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन होती है, इट इज एन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन। इथेनॉल को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ 443 केल्विन पर करते हैं ट्रीट, देन इट गिव एल्कीन। डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। बट अल्कोहल यानी इथेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड concentrated but at 413 Kelvin temperature, then the dehydration takes place, but this time the ether is formed, that is ethoxyethane। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले alcohols reacts with the acids to form the protonated alcohol. Now to this protonated alcohol, the second molecule of alcohol react at the electrophilic center। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा हुआ? जो ऑक्सीजन से अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए CO बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। दैट इज व्हाई ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगी। ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए CO बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा, जिससे यहां से वाटर रिलीज होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहां पर
CH3CH2, इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच हुआ एंड सच टाइप ऑफ एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नाउ ऑक्सीजन अगेन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा एंड फाइनली वी विल गेट एन ईथर। If we have the secondary alcohols, यदि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, सपोज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की हम बात करें जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, यदि इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, इन दिस केस एलिमिनेशन यानी डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द एल्कीन्स एज वेल एज ईथर्स आर फॉर्म, यानी आपको जो एल्कीन मिलेगी वो होगी प्रोपीन प्लस डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर आल्सो फॉर्म। बट ध्यान रहे कि यहां जो एल्कीन होता है वो ही मेजर प्रोडक्ट होता है, जो ईथर होता है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। यदि हम टर्शियरी अल्कोहल लें, सपोज वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, विच इज एन 3 डिग्री अल्कोहल, इसको यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ 413 केल्विन पर ट्रीट करें तो क्या हमें टर्शियरी ईथर मिलेगा? नो। इन दिस केस ओनली डिहाइड्रेशन टेक प्लेस एंड इट विल गिव द एल्कीन, यानी यू विल गेट द आइसोब्यूटाइलिन। क्या हम इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं? यदि हमें अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है तो हमें 2 डिफरेंट अल्कोहल्स लेने होंगे, लाइक दैट। यदि आप इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 पर ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट एन अनसिमेट्रिकल ईथर। बट ये अल्कोहल मॉलिक्यूल अपने ही जैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक इस टाइप का ईथर भी बनाएगा, प्लस ये अल्कोहल भी अपने ही जैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक ईथर और बनाएगा। सो वी विल गेट ए मिक्सचर्स ऑफ ईथर and which cannot be separated easily. That is why unsymmetrical ether बनाने के लिए ये मेथड कौन सा? By the dehydration of alcohol, जिसमें हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पर ट्रीट करते हैं, इस मेथड से अनसिमेट्रिकल जो ईथर बनाना है वो एक फ्रूटफुल मेथड नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइपोलर नेचर। ईथर्स में जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर होता है एंड दीज टू बॉन्ड्स आर inclined to each other, that is why it will have a net dipole moment। इसलिए जो ईथर का नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, सो ईथर्स आर पोलर इन नेचर, इसलिए जो ईथर होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट यदि हम डिस्कस करें, बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का
ethers have very weak hydrogen bonding. rather you कह लीजिए कि इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो न के बराबर होती है. So neither it will form the association nor it forms association not it form strong hydrogen bonding like water, like alcohol. So ethers have low boiling point than alcohols. ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोलर नेचर की. ईथर में 2 CO बॉन्ड होते हैं, दोनों पोलर बॉन्ड है, बट द CO bonds are inclined to each other. The CO bonds are inclined to each other, so it have a net dipole moment. Thus ethers are polar in nature. इसलिए ईथर जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं. यदि हम ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ईथर्स हैव वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग and also it does not form association. So they have low boiling point than corresponding alcohols. Alcohols जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ईथर्स. इसलिए ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से हमेशा कम होता है. यदि हम ईथर्स की वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, हमने अभी कहा कि इट विल फॉर्म द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो ईथर की ऑक्सीजन है it will form the weak hydrogen bonding with water like this. और इसी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लोअर ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स जिनमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. बट जैसे जैसे ईथर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है, बिकॉज जो आर ग्रुप होता है इट रिटार्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ ईथर्स विद हैलोजन एसिड्स. ईथर्स हैलोजन एसिड्स के साथ अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव द अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव ए सिमेट्रिकल ईथर. इट विल रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड इन विच द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस. क्योंकि दोनों यहां पर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी ईथर सिमेट्रिकल है, then you will get an alcohol and alkyl halide having the same number of carbon atoms. For example, if we have diethyl ether को यदि आप
HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, देन इट विल गिव इथेनॉल एंड इथाइल क्लोराइड. But suppose if we are going to react an unsymmetrical ether, that is ethyl methyl ether, इसको जब आप सपोज HI जिसकी रिएक्टिविटी HCl से ज्यादा होती है हीट कर रहे हैं, देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो ये वाला CO बॉन्ड टूटे. यदि ये CO बॉन्ड टूटता है तो हीट करने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3OH प्लस CH3CH2I. और यदि ये वाला बॉन्ड टूटता है तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा मिथाइल आयोडाइड एंड मीथेनॉल. नाउ अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से मेजर प्रोडक्ट्स होंगे. उसके लिए हमें देखना होगा इसका मैकेनिज्म. ethers when react with the halogen acid they will provide the H ions, so the ether will form the oxocations like this. Now halide ion, which is a stronger nucleophile, then according to SN2 reactions it will attack on the less substituted carbon. और इन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है? ये है. तो ये हैलाइड आयन यहां अटैक करेगा और जिससे ये अल्कोहल इजेक्ट हो जाएगा, यानी मिथाइल आयोडाइड एंड मीथेनॉल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल. ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे. इसी तरह से सपोज वी हैव एन अनदर अनसिमेट्रिकल ईथर, दैट इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. जब ये हैलोजन एसिड के साथ आप इसको हीट करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शंस द आयोडाइड आयन preferably attack on the less substituted carbon, that is this methyl group, and इसीलिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिथाइल आयोडाइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा. यदि हम टर्शरी ईथर लें, suppose we have tertiary butyl and methyl ether. इसको जब हम HI के साथ हीट कर रहे हैं तो जो हमने अभी कहा था कि हैलाइड आयन will preferably attack on the less substituted carbon, तो यहां पर मिथाइल आयोडाइड बनना चाहिए और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलना चाहिए. परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है which is more stable, and that is why the reaction take place according to SN1 reactions. So टर्शियरी कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होता है उस पे हैलाइड आयन रिएक्ट करता है and it will form the tertiary butyl iodide along with the formation of methyl alcohol. यदि हमें एरोमेटिक ईथर यदि हम ले, सपोज वी हैव एनीसोल. एनीसोल की जब हम HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हीट करने पर या तो ये CO बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यदि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल कार्बन पर हैलाइड आयन में अटैक करना है तो ये CO बॉन्ड टूटेगा और हमें मिलेगा फिनोल
प्लस मिथाइल आयोडाइड, और यदि ये CO बॉन्ड टूटता है देन वी विल गेट द आयोडोबेंजीन प्लस मीथेनॉल. Then out of these two, which path will be carried out? क्या ये पाथ चलेगा, यानी आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे या ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे? देखिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल पर हैलाइड आयन ने अटैक करना है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली ये CO बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. दैट इज वाई ये बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा, यानी आपको आयोडोबेंजीन और साथ में मीथेनॉल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे. प्रेफर्ड प्रोडक्ट कौन से होंगे? फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड होंगे. यदि हम बेंजाइल मिथाइल ईथर की बात करें, दिस इज बेंजाइल मिथाइल ईथर, यदि इसकी हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो या तो ये CO बॉन्ड क्लीव करेगा या ये CO बॉन्ड क्लीव करेगा. यहां पर जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब H आयन यहां पर अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगा? बेंजाइल कार्बोकैटायन. बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? दिस वन. एंड ड्यू टू रेजोनेंस बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. दैट इज वाई जो आयोडाइड आयन है, यानी जो हैलाइड आयन हमने लिया है, वो प्रेफरेबली यहां पर अटैक करेगा, एंड सो we will get the benzyl iodide along with the methanol. Like phenols, ethers also undergo the electrophilic substitution reactions. They are ortho and para directing towards the incoming electrophiles. तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ये क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सपोज वी हैव एन जर्नल एरोमेटिक ईथर. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम इसका ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे हमने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, बिल्कुल वैसे ही हम एरोमेटिक ईथर के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. देन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर गया और ये इस एटम पर शिफ्ट कर गए, तो ये इस एटम पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर प्लस, और नेक्स्ट में एटम से बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ और बॉन्ड से एटम पर, सो दैट वी विल हैव एन अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. बिकॉज जो OR ग्रुप है इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लस R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट. सो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, दैट इज वाई इट फैसिलिटेट द रिएक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. मोरओवर जो रिंग पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर. दैट इज वाई जो ईथर्स होते हैं, एरोमेटिक ईथर्स, they are ortho and para directing towards electrophiles या towards electrophilic substitution reactions. ये कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं? पहले हम बात करेंगे नाइट्रेशन की.
नाइट्रेशन। सपोज एरोमेटिक ईथर हम एक ले लेते हैं, लेट इट बी एनीसोल। एनीसोल की जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करते हैं, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज नाइट्रोनियम आयन, दैट विल goes to the para position along with the ortho position. So we will get the para nitroanisole and ortho nitroanisole. इसी तरह से यदि हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन एनीसोल की, सपोज एनीसोल की जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं और हमें पता है ब्रोमिनेशन हम मोस्ट प्रोबेबली इथेनोइक एसिड में करते हैं, तो ये जो ब्रोमीन है दैट विल गोज टू द पैरा एज वेल एज एट द ऑर्थो पोजीशंस एंड वी विल गेट the para bromoanisole and ortho bromoanisole. Aromatic ethers also undergo the Friedel-Crafts reactions. For example, aromatic ether हम लेते हैं, let it be say anisole. एनीसोल को जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए ल्यूइस एसिड से एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, देन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन विल टेक प्लेस। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल दैट goes to the para and ortho positions of this एरोमेटिक ईथर। यानी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक तो पैरा प्रोडक्ट होगा और साथ में एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, यानी पैरा मिथाइल एनीसोल which is also called as a 4-methyl anisole IUPAC system में, and this is ortho-methyl anisole. This is Friedel-Crafts alkylation, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और यदि हम एरोमेटिक ईथर को एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, आईयूपीएसी नेम है इसका इथेनोइल क्लोराइड, ये भी एसिटाइलेटिंग एजेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी एसिटाइलेटिंग एजेंट है। इसको जब हम ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं देन एसाइल ग्रुप विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल गोज टू द पैरा पोजीशन along with the ortho position, यानी ये एसिटोफिनोन हो गया। और आईयूपीएसी सिस्टम में देखें तो दिस इज 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन या पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। थैंक यू।